Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of Indian polity. Now our period of reference for this particular lecture shall be 27th of January to 2nd of February. तो 27 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड ऑफ इंडियन पॉलिटी वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द टॉपिक्स वी शैल कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. ऑलराइट, तो इस लेक्चर के टॉपिक्स कौन से होंगे? लेट्स टेक अ लुक. एक तो अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि 16th फाइनेंस कमीशन सेटअप होने वाला है. ठीक है, अभी तक तो पीरियड चल रहा है 15th फाइनेंस कमीशन का, पर 2025-26 के बाद 16th फाइनेंस कमीशन का पीरियड आ जाएगा. तो उसके लिए फाइनेंस कमीशन सेटअप करना है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस सेटअप करने हैं. तो ये क्या चीजें होती हैं, फाइनेंस कमीशन होता क्या है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, वो हम कवर करेंगे. देन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को फटकार लगाई है कि जो बेल प्रोसीडिंग्स हैं उसे सिंप्लीफाई किया जाए. होता क्या है, किसी की कोई भी अगर क्रिमिनली प्रोसिक्यूट हो रहा है, मान लो हाई कोर्ट से उसे बेल मिल जाती है, तो उसकी बेल को अपील करता है, अपील हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में. राइट, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब भी किसी को बेल मिलती है तो गवर्नमेंट है ना उस बेल को चैलेंज कर देती है हायर कोर्ट में, जिसकी वजह से हायर कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट का यह तक कहना है कि अगर इतनी सारे बेल प्रोसीडिंग्स को चैलेंज करती रहेगी ना गवर्नमेंट, तो अगले 600-700 सालों में जाके सुप्रीम कोर्ट ये सारे केस सुन पाएगी. मतलब इतने ज्यादा पेंडिंग केसेस आ चुके हैं जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट बार बार बेल को चैलेंज करती जा रही है. इसीलिए जो बेल मिलती है ना किसी को भी, किसी कोई अरेस्ट हो जाता है उसको बेल मिलती है, बेल प्रोसीडिंग्स में रिफॉर्म्स की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है. ऑलराइट, तो इसको देखेंगे. अच्छा, अभी रिसेंटली ना जस्टिस को और ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ना अपने कुछ जजमेंट्स को ट्रांसलेट करा है 13 इंडियन लैंग्वेजेस में. राइट, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो इंग्लिश में होती है, बट सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी जजमेंट्स हैं वो और ज्यादा लोगों तक एक्सेसिबल हो जिनको इंग्लिश नहीं आती है, उसके लिए उन्हें ट्रांसलेट करा है 13 इंडियन लैंग्वेजेस में. और वो ट्रांसलेट करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने पोर्टल पे डाल दिया. वो पोर्टल क्या है वो हम देखेंगे. देन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने अभी कुछ रिसेंटली मंथन करा था और उसमें उन्होंने बात करी थी ई ग्राम स्वराज पोर्टल की. तो ये क्या है ये हम देखेंगे. देन पब्लिक सर्विसेज ब्रॉडकास्टिंग ऑब्लिगेशन फॉर टीवी चैनल्स. अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक एडवाइजरी जारी की है कि जो कंटेंट होता है ना नेशनल इंपॉर्टेंस का, वो अब कंपलसरी हो जाएगा टीवी चैनल्स के लिए बार बार सर्कुलेट करने को. नेशनल इंपॉर्टेंस का जो कंटेंट होगा वो सारे प्राइवेट चैनल्स को बार बार चलाना पड़ेगा, कम से कम हर रोज आधे घंटे. तो ये एडवाइजरी है क्या वो देखेंगे. देन रिपब्लिक डे पे, हर रिपब्लिक डे के जस्ट बाद एक 6 डे फेस्टिवल होता है जिसे हम कहते हैं भारत पर्व. तो ये क्या है, ये होंगे हमारे सारे टॉपिक्स जो हमने कवर करने हैं. उसके बाद मैंने एक ना आर्टिकल शॉर्टलिस्ट करा है इंडियन एक्सप्रेस से. वो आर्टिकल आपने जरूर पढ़ना है एज सून एज योर करंट अफेयर्स लेक्चर इज ओवर. जैसे ही आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, वो जो आर्टिकल मैंने शॉर्टलिस्ट करा है उसे गूगल पे सर्च करके इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल को जरूर आपने पढ़ना है. वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टू रीड है. और जैसा कि हमेशा होता है हर लेक्चर के एंड में, जो हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर होते हैं, हर लेक्चर के एंड में आई गिव यू सर्टेन क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस व्हिच आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर. उनके आंसर्स आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने हैं, बिकॉज आई एम वॉचिंग ऑल योर आंसर्स. आई ऑल्सो वांट टू सी वेदर यू अंडरस्टूड द लेक्चर और नॉट. ऑलराइट, तो ये जरूर आपने देखना है. ऑलराइट, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 1, 16th फाइनेंस कमीशन. चलो, नाउ न्यूज में क्या था पहले ये देख लेते हैं. द गवर्नमेंट विल सून किक ऑफ द प्रोसेस टू सेट अप 16th फाइनेंस कमीशन विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री, लाइकली टू नोटिफाई द टर्म्स ऑफ रेफरेंस. ये इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. टास्क विद रिकमेंडिंग द रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द स्टेट्स टुवर्ड्स द लैटर हाफ ऑफ दिस ईयर. ठीक है, इस साल के एंड तक फाइनेंस कमीशन का गठन हो जाएगा. While the terms of reference for the 16th Finance Commission will be worked out after internal government deliberations, steered by Finance Ministry, the appointment of an officer on special duty to drive the process हो चुका है. This officer typically becomes the member secretary of the commission. Now, सवाल ये उठता है, ये तो आपको पता चल गया कि इस साल के एंड तक 16th Finance Commission बन जाएगा. सवाल ये उठता है फाइनेंस कमीशन क्या है.
देखो, आप जानते हो कि हमारे देश में है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पावर्स दी हुई हैं गवर्नमेंट की, वो पावर्स सेंटर और स्टेट्स में डिवाइडेड हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, वो सारी डिवाइडेड हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, जिसकी वजह से आपका देश फेडरल है। और बहुत सारे कारण होते हैं, वो हमने करा हुआ है, और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं फेडरल पॉलिटी की। बट मेजर मोटे मोटे तौर पे फेडरलिज्म का मतलब है कि देयर इज क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। नाउ एक और टर्म ऐड हो जाता है जिसे हम कहते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा आ रहा है, जितनी भी गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं, मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं, चाहे टैक्सेस के थ्रू और किसी भी माध्यम से, गवर्नमेंट के पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सेंटर और स्टेट्स में डिवाइड होनी चाहिए, राइट? क्योंकि स्टेट्स ने भी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, उनको भी पैसा चाहिए, सेंटर ने भी करनी है, उनको भी पैसा चाहिए। पर ये जो मॉनेटरी रिसोर्सेज हमारे पास आ रही हैं, ये किस हिसाब से सेंटर और स्टेट्स में डिवाइड होंगी, ये सारी चीज होती है फिस्कल फेडरलिज्म की। ठीक है, तो फेडरलिज्म इज डिवीजन ऑफ पावर्स, फिस्कल फेडरलिज्म इज डिवीजन ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज बिटवीन द फेडरेटिंग यूनिट्स, सेंटर एंड स्टेट्स। ऑलराइट, नाउ ये पैसा डिवाइड कैसे होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, उसके लिए हर 5 सालों में एक बार प्रेसिडेंट बनाता है फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन में एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बातचीत करते हैं, डेलिब्रेशंस करते हैं, और फिर वो एक फॉर्मूला निकालते हैं जिसके बेसिस पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में पैसा डिवाइड होगा। यही मेजर पर्पस होता है फाइनेंस कमीशन का, राइट? नाउ 1951 में पहला फाइनेंस कमीशन बना था और अभी तक 15 फाइनेंस कमीशंस बन चुके हैं। जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन थे एन.के. सिंह, राइट? और अब बात चल रही है 16th फाइनेंस कमीशन के बनने की। अगेन 16th फाइनेंस कमीशन क्या बताएगा, अगले 5 सालों में पैसा कैसे डिवाइड होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो ये चीज थी। ऑलराइट, नाउ इस न्यूज में इस ये जो आर्टिकल आया था, ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसकी न्यूज में क्या था या इस आर्टिकल में क्या था। ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए फाइनेंस कमीशन क्या होता है। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जितना भी आपको इंफॉर्मेशन, उसके आसपास की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको जितनी पता हो उतनी कम है। ऑलराइट, तो फाइनेंस कमीशन क्योंकि न्यूज में आ चुका है इसलिए फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट हो गया है स्टैटिक पॉलिटी से। ऑलराइट, तो हम बात करते हैं व्हाट इज फाइनेंस कमीशन। क्लियर? फाइनेंस कमीशन आर कमीशंस पीरियोडिकली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये याद रखना, हर 5 साल में प्रेसिडेंट बनाएगा फाइनेंस कमीशन फॉर 5 years। ठीक है, अच्छा, जो फाइनेंस कमीशन है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। व्हाई? बिकॉज आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली मेंशंस के हर 5 साल में प्रेसिडेंट को फाइनेंस कमीशन बनाना है। ऑलराइट, सो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स। मेक सेंस? It is the constitutionally mandated body that is at the center of fiscal federalism। मैंने बता दिया ना, मेन काम ही फाइनेंस कमीशन का फिस्कल फेडरलिज्म का है। ठीक है, Its core responsibility is to evaluate the state of finances of union and state governments। कि देखो स्टेट गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है पैसे की, यूनियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसी के बेसिस पे उन्हें पैसा एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, recommended the sharing of taxes between them, lay down the principles of determining the distribution of these taxes among states। ना देखो, जितना भी टैक्सेस के थ्रू पैसा आ रहा है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस। याद रखना ये वर्ड, डेवोल्यूशन। ठीक है, अब डेवोल्यूशन भी ना 2 तरीके की होती है। जस्ट अ सेकेंड, वर्टिकल डेवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। ठीक है, अब देखो वर्टिकल डेवोल्यूशन क्या है। लेट्स सपोज इंडिया के पास टैक्सेस के थ्रू 100 रुपीज इकट्ठे हुए हैं। अब 40 रुपीज जाएंगे सेंटर के पास, 60 रुपीज जाएंगे स्टेट्स के पास। ठीक है, ये फाइनेंस कमीशन ने बता दिया कि जितना पैसा इकट्ठा हुआ है 40% जाएगा सेंटर के पास, स्टेट्स के पास जाएगा 60%। इसे हम कहते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन ऑफ
टैक्सेस, ठीक है, या मॉनेटरी रिसोर्सेस। अब वो जो 60 रुपीज स्टेट्स के पास आया है वो इंडिविजुअल स्टेट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? पंजाब को कितना मिलेगा, राजस्थान को कितना मिलेगा, तमिलनाडु को कितना मिलेगा उस 60 रुपीज में से? इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये डेवोल्यूशन का क्या फॉर्मूला होगा ये फाइनेंस कमीशन बताता है, दोनों वर्टिकल डेवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। ये याद रखनी है आपने बात, वर्टिकल डेवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। ऑलराइट, नाउ एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 280 में। उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनाना है। अच्छा, उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस क्या होंगे, राइट? तो एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स टू बी डिवाइडेड एज पर देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन टू द टैक्सेस। सेंटर और स्टेट्स में कैसे पैसा डिवाइड होगा। डिटरमिन द फैक्टर्स गवर्निंग ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम। अब आपको पता है सेंटर की तरफ से ना स्टेट्स को ग्रांट्स भी आती हैं, तो किस स्टेट को कितनी ग्रांट मिलेगी वो भी बताएगा फाइनेंस कमीशन। टू मेक recommendations to the president as to the measures needed to augment the fund of a state to supplement the resources of the panchayats and municipalities in the state on the basis of the recommendations made by the finance commission of the state। अब देखो, बहुत सारे स्टेट्स में पंचायत्स होती हैं, रूरल एरियाज के लिए पंचायत्स हैं, अर्बन गवर्नमेंट के लिए म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उन्हें भी तो पैसा चाहिए। अब उन्हें पैसा कहां से मिलता है? देखो, एक ना हर स्टेट में होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट, ठीक है, हर स्टेट के पास पैसा है, उसमें से स्टेट गवर्नमेंट ना कुछ पैसा अपने पास रखती है और कुछ पैसा इन लोकल बॉडीज को दे देती है, राइट? अब कई बार ना स्टेट गवर्नमेंट का जो फंड होता है उसमें इतना पैसा नहीं होता कि वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को पैसा बांट सके, राइट? इसीलिए फाइनेंस कमीशन पता है और कौन सी रिकमेंडेशन देता है? फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है कि सेंटर को स्टेट्स को कितना पैसा देना चाहिए ताकि उस पैसे को वो म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत्स में बांट सकें। तो कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ही पैसा नहीं है ना, तो सेंटर को कितना पैसा उन्हें देना है सो दैट वो लोकल बॉडीज में बांट सकें, राइट? और हर स्टेट में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है, उसकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे यूनियन फाइनेंस कमीशन ये भी बताएगा, ठीक है? तो ये 3 तो मेजर फंक्शन है। बाकी 4th पॉइंट लिखा है आर्टिकल 280 में, एनी अदर मैटर रिलेटेड टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। इन तीनों फंक्शंस के अलावा प्रेसिडेंट को जो भी लगता है वो बता देगा फाइनेंस कमीशन को, और फाइनेंस कमीशन उस पे रिकमेंडेशंस देगा। नाउ याद रहे, फाइनेंस कमीशन एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, नो डाउट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पर फाइनेंस कमीशन की जितनी भी रिकमेंडेशंस होती है ना वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट पे बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है। गवर्नमेंट कैन चूज टू एक्सेप्ट और चूज नॉट टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस मेड बाय फाइनेंस कमीशन। बट क्योंकि फाइनेंस कमीशन एक रिस्पेक्टेबल बॉडी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसीलिए जनरली इसकी कुछ रिकमेंडेशंस मान ली जाती हैं, कुछ नहीं मानी जाती, पर कुछ जरूर मानी जाती हैं। ऑलराइट, चलो आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में और क्या लिखा हुआ है? The president will constitute a finance commission within 2 years from the commencement of constitution and thereafter at the end of every 5th year। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था 1950 में, 26 जनवरी 1950, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था अगले 2 सालों में फाइनेंस कमीशन बनाना है और फिर उसके बाद हर 5 साल में बनाना है, as deemed necessary by him or her, which shall include a chairman and 4 other members। तो इन्होंने लिख दिया कि फाइनेंस कमीशन में क्या होगा, एक चेयरमैन होगा, 4 मेंबर्स होंगे। अब पार्लियामेंट को क्या पावर दी है? देखो, प्रेसिडेंट ने बनाना है फाइनेंस कमीशन, एक चेयरमैन 4 मेंबर्स, पर पार्लियामेंट बता सकता है कि ये जो मेंबर चूज किए जाएंगे, चेयरमैन चूज होगा, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी। तो पार्लियामेंट बताएगा क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या प्रोसीजर होगा इनकी सिलेक्शन का। The commission is constituted to make recommendations to the president about the distribution of the net proceeds of taxes between the union and states, also the allocation of same among the states themselves, vertical horizontal devolution दोनों। It is also under the ambit of finance commission to define the financial relations between the union and the states। इन दोनों के बीच में फिजिकल या फाइनेंशियल रिलेशंस क्या होंगे, तभी तो इसे कहते हैं bulwark of fiscal federalism। They also deal with the devolution of unplanned revenue resources। ठीक है, तो ये आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है। नाउ फाइनेंस कमीशन के 15th फाइनेंस कमीशन जो लेटेस्ट था, जो चल रहा है अभी, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स।
The 15th Finance Commission was set up in November 2017 with a mandate to make recommendations for the 5-year period from 2020-21 और 2025 में ये खत्म हो जाएगा. While the Constitution requires Finance Commission to be set up every 5 years, 15th Finance Commission's mandate was extended by a year, breaking the cycle. दो Finance Commission की जो recommendations होती हैं वो 5 सालों के लिए valid होती हैं, पर ये जो 15th फाइनेंस कमीशन था इसकी 6 सालों के लिए वैलिड हो गई, 1 साल एक्सटेंड कर दिया. ये एक्सेप्शन टू द जनरल रूल है. अब 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ डिटेल्स. 15th फाइनेंस कमीशन वाज सेट अप इतना, ठीक है, और ये इसे बोला था इस पीरियड के रिकमेंडेशंस देनी है. इस दौरान क्या होगा, इस दौरान कैसे डेवोल्यूशन होगी. द कमीशन इज यूजुअली ग्रांटेड अबाउट 2 years टू डेलिबरेट ऑन इट्स टर्म ऑफ रेफरेंस. टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है एक फाइनेंस कमीशन का? देखो, टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब फाइनेंस कमीशन ने किन किन चीजों पे रेकमेंडेशंस देनी है. अब फाइनेंस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में डेवोल्यूशन वगैरह तो होती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, पर कुछ और चीजें भी, कुछ और फंक्शंस भी इन्हें दिए जाते हैं. प्रेसिडेंट इन्हें और बातें भी बताता है कि इन पे भी आप प्लीज रेकमेंडेशंस दो. तो सारी चीजें जिन पे फाइनेंस कमीशन ने डिसीजन लेने हैं उन्हें हम कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है, और वो थ्रू कंसल्टेशन ही डिसाइड होते हैं. 16th फाइनेंस कमीशन के अभी चल रहे हैं टर्म्स ऑफ कमीशन रेफरेंस के डिस्कशंस. In late 2019, the commission was asked to give a standalone report for 2020-21 and another report for extended 5-year period. अब जो 15th फाइनेंस कमीशन था ना, इसको 2 रिपोर्ट्स देने को बोला था. एक फॉर द ईयर 2020-21, सिर्फ 1 साल की एक रिपोर्ट देनी है, और इसके बाद अगले 5 सालों की रिपोर्ट देनी है, तो 2 अलग रिपोर्ट्स देनी थी. Since a 15th Finance Commission report covered 6 years, the next Finance Commission must be selected this year. The last time a Finance Commission granted a 6-year time frame was for 9th Finance Commission. तो पूरी हिस्ट्री में आज तक सिर्फ 2 फाइनेंस कमीशन हुए हैं जिनको 1 साल की एक्सटेंशन मिली है. 6 साल मिले हैं, 9th और 15th. ऑलराइट, अब इस फाइनेंस कमीशन, ये जो 16th फाइनेंस कमीशन अभी आने वाला है, इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं. एक तो कॉन्फ्लिक्ट विद जीएसटी काउंसिल. देखो, पहले क्या होता था, जब तक जीएसटी काउंसिल नहीं था ना, तो टैक्सेस कैसे इकट्ठे होंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उस पे सिर्फ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस चलती थी. पर अब जब से जीएसटी काउंसिल आ गया ना, तो एसजीएसटी, सीजीएसटी के बेसिस पे जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है कि एज फार एज जीएसटी के रेवेन्यूज आर कंसर्न, वो सेंटर और स्टेट्स में कैसे डिवाइड होंगे. तो एक एरिया तो ले लिया फाइनेंस कमीशन से, दैट इज रेवेन्यूज थ्रू जीएसटी, ठीक है. उनकी डिवीजन सेंटर और स्टेट्स में कैसे होगी, वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा. तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया. दूसरा, देखो, बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशंस हैं फाइनेंस कमीशन की थ्रू आउट हिस्ट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मानी ही नहीं है, क्योंकि ये रिकमेंडेटरी बॉडी है. जनरली इनकी रिकमेंडेशंस मान लेते हैं, पर काफी रिकमेंडेशंस नहीं मानते, राइट. जैसे कि एनके सिंह कमेटी जो थी फाइनेंस कमीशन की, उसने बोला था कि आप एक फिस्कल काउंसिल भी बनाओ. भारत सरकार ने वो रिकमेंडेशन नहीं मानी. फिर उन्होंने बोला था आप ना एक नॉन लैप्सेबल फंड बनाओ. ना नॉन लैप्सेबल फंड क्या होता है? देखो, सरकार के अंडर जितने भी फंड्स होते हैं ना, वो या तो लैप्सेबल होते हैं, नॉन लैप्सेबल. लैप्सेबल फंड क्या होगा? लेट्स सपोज सरकार ने ना डिफेंस के लिए एक फंड बनाया है इस साल, वो लैप्सेबल फंड है, उसमें 5,000 करोड़ डाल दिए. नाउ 5,000 करोड़ में से सरकार सिर्फ 2,000 करोड़ खर्च कर पाई, 3,000 करोड़ खर्च ही नहीं कर पाई, ठीक है. अब क्या होगा, जैसे ही ये ईयर खत्म हो जाएगा ना, वो फंड लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. वो जो 3,000 करोड़ आपने खर्च नहीं किए, वो भी आपसे ले लिए जाएंगे, और अगले साल दोबारा फंड बनाया जाएगा. इन्हें हम कहते हैं नॉन लैप्सेबल फंड्स, जो 1 साल के एंड में खत्म हो जाएंगे, चाहे उसमें से आपने पैसा खर्च किया है चाहे नहीं किया. ना नॉन लैप्सेबल फंड्स क्या होते हैं? नॉन लैप्सेबल फंड्स वो फंड्स होते हैं कि मैंने 2,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 3,000 करोड़ रुपए रह गए, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे. अगले साल वो 3,000 करोड़ कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, लैप्स नहीं होंगे. इसे नॉन लैप्सेबल फंड कहते हैं. तो फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक नॉन लैप्सेबल फंड बनाना चाहिए. गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन मान भी ली, पर अभी तक इस पे कोई काम नहीं किया है. तो इसलिए ये चैलेंज भी है कि रिकमेंडेशंस मानते तो हो नहीं आप, हम क्या करें टर्म्स ऑफ रेफरेंस का, ठीक है. ये चीज है. ऑलराइट,
तो हमारा 16th फाइनेंस कमीशन और फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो जो हमें पता होना चाहिए वो हमने डिस्कस कर लिया, और यही सब कुछ आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम विच इज रिफॉर्म्स इन बेल प्रोसेस। अब बेल, जो आप सबने सुना होगा, मूवीज में कितनी बार होता है कि कोई गिरफ्तार हो जाता है, उसकी बेल देनी है, राइट? तो इसमें रिफॉर्म्स की बात कर रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब क्या बात है? द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन रीडिंग आउट टू द गवर्नमेंट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड नॉट फाइट एवरी केस ऑफ द बेल ऑल द वे अप टू द टॉप कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पता है क्या कह रहा है? होता पता है क्या है? लेट्स सपोज मेरी गिरफ्तारी होगी, ठीक है? अब मैंने ना हाई कोर्ट में बेल अप्लाई करी और हाई कोर्ट ने मेरी बेल को मंजूरी दे दी। लेट्स सपोज मुझे गिरफ्तार किया था, मैंने बेल के लिए अप्लाई करा, हाई कोर्ट ने मेरी बेल की मंजूरी दे दी, ठीक है? मैं बाहर आ जाऊंगा जेल से। पर होता क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो हाई कोर्ट के इस डिसीजन को चैलेंज कर देता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उस अपील को एक्सेप्ट कर लेता है। तो मैंने जेल से बाहर आना था, अब मैं जेल से बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पे डिसीजन नहीं ले लेगा तब तक मैं जेल में पड़ा रहूंगा। मेरी बेल मंजूर नहीं हुई, जबकि हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी, पर उस मंजूरी के खिलाफ अपील कर दी आपने सुप्रीम कोर्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला है कि, या गवर्नमेंट ऑफ किसी स्टेट को बोला है कि आप हर बेल एप्लीकेशन के खिलाफ अपील कर देते हो। इस चक्कर में बहुत सारे लोग जो जेन्युइनली जिन्हें बाहर आना चाहिए वो आ नहीं पाते, क्योंकि आपने अपील डाली हुई है, तब तक जेल में रहेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केसेस इकट्ठे हो जाते हैं, राइट? इतने केसेस इकट्ठे हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 600-700 सालों में भी हम ये केसेस रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, इतने सारे इकट्ठे हो गए, जस्ट बिकॉज आप हर बेल एप्लीकेशन के खिलाफ अपील कर देते हो। तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, कुछ नया रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आओ जिसके तहत आप हर बेल एप्लीकेशन के खिलाफ अपील ना करो, राइट? Judge says that unless the government thinks out of the box and refrains from fighting every case of bail, it could take the top court 300 to 700 years to dispose of the current backlog. इतना बैकलॉग इकट्ठा हो गया just because सरकारें अपील करती रहती हैं बेल मंजूरी के खिलाफ, ठीक है? अब इस न्यूज आइटम में तो बस इतना ही था, यही था न्यूज में जो कवर हुआ था। पर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। वो क्या है? पहले तो पता होना चाहिए बेल क्या होता है, राइट? Now, bail is the temporary release of a person accused of a crime in exchange for a monetary pledge in exchange for the accused appearance in court when the time comes. Let's suppose मेरी गिरफ्तारी होगी, ठीक है? किसी भी केस में, let's suppose चोरी के केस में मेरी गिरफ्तारी होगी। अब वो जो मेरा केस है वो कोर्ट में चलेगा, ठीक है? कोर्ट में 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकते हैं। अब देखो, जब तक मुझ पे प्रूव नहीं होता कि मैंने चोरी करी है, तब तक मुझे एक्यूज तो मानना नहीं चाहिए। क्या पता मैंने चोरी ना की हो, है ना? तो ये डिसाइड कौन करेगा कि मैंने चोरी की है या नहीं की? वो तो कोर्ट करेगा। कोर्ट में 3-4 साल लग सकते हैं इस चीज को डिसाइड करने में। इसीलिए मैं कोर्ट में ना एक एप्लीकेशन डालता हूं कि जब तक मेरा केस नहीं रिजॉल्व होता, मुझे जेल से बाहर निकालो, मुझे बेल दो, राइट? अब बेल में होता क्या है? देखो, डर रहता है कोर्ट को कि यार इस इंसान को अगर हमने बाहर छोड़ दिया, ये कहीं भाग ना जाए, और पूरा जब केस रिजॉल्व हो हमें पता चले इसी ने चोरी की थी, अब ये बंदा भाग गया, राइट? तो क्या इसका बेल का क्या तरीका होता है? देखो, मैंने चोरी करी है पर अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, पर मैं जेल से बाहर जाना चाहता हूं, मैं बेल मुझे दे दो। तो सरकार क्या करती है, कहीं ये इंसान भाग ना जाए, सरकार किसी थर्ड पर्सन को बुलाती है और बोलती है कि आप इसकी बेल दो। तो लेट्स सपोज मैं जेल में हूं, अब सरकार, अब मेरे लेट्स सपोज मेरा कोई फ्रेंड आके मेरी बेल दे देता है। अब वो मेरा फ्रेंड कैसे बेल देगा? वो पुलिस थाने जाएगा, सरकार के पास जाएगा और एक बेल बॉन्ड भरेगा, पैसा पे करेगा वो सरकार को, ठीक है? और वो गारंटी लेगा कि ये इंसान कहीं नहीं भागेगा, मेरी जिम्मेदारी है। जैसे मेरा कोई फ्रेंड आएगा, वो एक बेल बॉन्ड भरेगा, उसमें लिखेगा मेरी जिम्मेदारी है, इंसान कहीं नहीं भागेगा जब तक इसका केस रिजॉल्व नहीं हो जाता, और मैं एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको दे रहा हूं, 10,000, 5,000, 15,000 ये दे रहा हूं, आप इसे फोरफीट कर सकते हो। अगर ये इंसान भाग भूग गया तो इसे तो आप फोरफीट कर ही लोगे, इस पैसे को, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट को, और जो भी मेरे पे कार्रवाई हो सकती है, मैं गारंटी ले रहा हूं। तो कोई थर्ड पर्सन आके मेरी गारंटी देगा, वो बेल भरेगा, उसमें बेल बॉन्ड भरेगा, और कोर्ट कहता है कि जब हम डिमांड करेंगे तब आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, तभी आपको बेल मिलेगी। ये होता है बेल। बेल का मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान बाइज्जत बरी हो गया, कि वो इंसान दोषी नहीं है, गिल्टी नहीं है।
वो इंसान गिल्टी है या नॉट गिल्टी है उसका अभी केस चलेगा, पर तब तक वो बाहर रहे ना। कुछ जो क्राइम होते हैं ना वो बेलेबल ऑफेंस होते हैं, ठीक है, उनमें आपको बेल मिल सकती है, पर कुछ क्राइम्स होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं, वो इतने सीरियस होते हैं कि आप बेल नहीं देते, कोर्ट बेल नहीं देता उस पर, ठीक है, कि नहीं ये तो बहुत सीरियस क्राइम है, ये जेल में ही रहेगा जब तक डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। तो बेलेबल ऑफेंसेस में बेल मिल जाती है। द पर्सन हु पेज द मनी और अंडरटेक्स अ मनी बॉन्ड एक्ट्स एज अ श्योरिटी। तीसरा मेरा फ्रेंड जो है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो डिसाइड करता है, जिसमें रूल्स लिखे हैं, डज नॉट डिफाइन द वर्ड बेल, इसमें बेल वर्ड नहीं लिखा है, बट ओनली कैटेगराइजेज ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड एज बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ना कुछ ऑफेंसेस, कुछ क्राइम्स लिस्ट आउट किए हैं, ये बेलेबल है, कुछ नॉन बेलेबल है, इसमें बेल ही नहीं मिल सकती, तो ये सीआरपीसी में लिखा हुआ है, ठीक है। और बेल ग्रांट करने की पावर जुडिशियल अथॉरिटी को होती है। लोअर लेवल पे एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट, ऐसे करते करते ऊपर तक जाता रहता है। सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा क्या है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने अगर बेल दे दी तो आप क्यों उसे चैलेंज करते जा रहे हो, कोर्ट का बैकलॉग बढ़ाते जा रहे हो, बस यही है। इश्यूज क्या है इससे रिलेटेड? ह्यूज बर्डन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, बार बार सरकार चैलेंज करती जा रही है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट पे इतने ज्यादा केसेस पेंडिंग हो गए हैं। दूसरा, मान लो कोई इंसान है जिसपे आरोप लगा है, उसको जेल में बंद कर दिया है, और लेट्स सपोज जेल में वो बंद है, पर अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ है कि वो गिल्टी है, उसका केस चल रहा है अभी तक, राइट, वो फिर भी जेल में बंद रहता है। इन लोगों को हम कहते हैं अंडर ट्रायल्स। अंडर ट्रायल्स कौन होते हैं? अंडर ट्रायल्स वो लोग होते हैं जो अभी कन्विक्ट नहीं हुए हैं, जिनका अभी प्रूव नहीं हुआ है कि वो दोषी हैं या नहीं है, पर फिर भी वो जेल में है जब तक उनका डिसाइड नहीं होता। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई बेल देने ही नहीं आता, बेलेबल ऑफेंसेस में, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी। अब आपको पता है भारत की जेलों में एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है कि 77% ऑफ प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल्स इन इंडिया। यानी कि भारत की जेलों में 77% वो कैदी हैं जिन पे अभी प्रूव ही नहीं हुआ है कि ये दोषी हैं या नहीं दोषी हैं। ये कितना शर्म की बात है ये। और इसका बहुत बड़ा कारण ये भी हो जाता है कि सरकार बार बार बेल एप्लीकेशन चैलेंज करती जा रही है। तो इसको रिजॉल्व करो, ठीक है। ऐसे केसेस आए हुए हैं कि एक इंसान पे आरोप लगा कि उसने 200 रुपए की चोरी की, उसको जेल में बंद कर दिया, 10 साल तक उसका केस चला, वो 10 साल तक जेल में बंद रहा, और 10 साल बाद कोर्ट को पता चलता है कि उसने चोरी की ही नहीं थी। वो बेचारा इंसान 10 साल अपने खर्च कर गया जेल में, चोरी भी नहीं की, और 200 रुपए की चोरी, अंडर ट्रायल रहा वो 10 सालों तक। कितनी शर्म की बात है जस्टिस के लिए, ये बहुत बड़ा इशू है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि इस पे कुछ और सोचो, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, राइट। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू गिव प्रायोरिटी टू पेंडिंग बेल पिटिशंस बाय हैविंग एवरी बेंच ऑफ द कोर्ट हियर 10 बेल केसेस एवरी डे बिफोर नॉर्मल वर्क। तो सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच आपने बना दिया, और उसका काम यह है कि बाकी केसेस सुनने से पहले हर रोज वो 10 केसेस बेल के सुने, तभी जल्दी जल्दी रिजॉल्व होंगे। In July last year, a Supreme Court judgment urged the government to bring a new law to simplify and streamline bail. एक नया लॉ लेके आओ बेल के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ना कुछ चीजें भी बोली हैं, ये वर्ड्स आपके मेंस में काफी काम आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इन अ डेमोक्रेसी देयर कैन नेवर बी एन इंप्रेशन दैट इट इज अ पुलिस स्टेट। ये बहुत अच्छा कोर्ट है, अपने आंसर्स में लिख सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? रूल ऑफ बेल होना चाहिए, नॉट जेल, ठीक है। सो मेक श्योर यू डू दिस, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट न्यूज आइटम पे शिफ्ट कर जाते हैं, विच इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन इंडियन लैंग्वेजेस। अब ये क्या, बड़ा सिंपल सा छोटा सा केस है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. Chandrachud on Wednesday announced in open court that the Supreme Court will release 1,268 judgments in 13 Indian languages on Republic Day. रिपब्लिक डे के दिन इतनी जजमेंट्स जो हैं उन्हें ट्रांसलेट किया जाएगा 13 इंडियन लैंग्वेजेस में और रिलीज किया जाएगा, in a bid to make justice administration more accessible to common man. कॉमन मैन को इंग्लिश नहीं पता, और वैसी इंग्लिश जुडिशियल लॉ की लैंग्वेज वाली, लीगल मैगजिम्स वाली इंग्लिश नहीं पता है, तो उसके लिए आप उसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो ताकि कॉमन मैन भी जजमेंट्स पढ़ सके। ये D.Y. चंद्रचूड़ ने कहा है। टू बिगिन विद वी हैव ट्रांसलेटेड इतनी जजमेंट्स इन हिंदी, 21 इन उड़िया, 14 इन मराठी, 4 असमीज, 1 गारो, 17 कन्नड़ा, 1 खासी, 29 मलयालम, और ऐसे आपने ट्रांसलेशंस की हैं। The judgments would be made available in the court's ESCR portal. अब ये जो ट्रांसलेटेड जजमेंट्स हैं ये ऑनलाइन अपलोड की जाएंगी, कहां पे?
सुप्रीम कोर्ट का ये पोर्टल है, पोर्टल का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक पोर्टल है जिसमें ना सुप्रीम कोर्ट डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करना चाहता है ताकि जस्टिस बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो सबके लिए। ठीक है, उसके लिए लॉन्च करा था सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट, ESCR। तो ये जितनी भी जजमेंट्स हैं ये ESCR पोर्टल पे अपलोड होंगी। अब ESCR पोर्टल क्या है, वो इंफॉर्मेशन यहां पे दी हुई है, आपके नोट्स में भी है तो उसे पढ़ लेना, रटने वाले कुछ फैक्ट्स हैं तो देख लेना उसे। ऑलराइट, बाकी कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज में प्रोसीडिंग्स होंगी। याद रहे, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है हम अपनी जजमेंट्स को ट्रांसलेट करेंगे, पर उन्होंने ये नहीं कहा है कि अब हमारी सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज उड़िया हिंदी हो जाएगी ना। एज पर आर्टिकल 348 क्लॉज 1, all proceedings in Supreme Court and in every High Court shall be in English language until Parliament by law otherwise provides। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, until and unless पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना के कह दे कि नहीं जी हिंदी में करनी है, किस में करनी है। पार्लियामेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया है। आर्टिकल 348 क्लॉज 2 हाई कोर्ट के लिए एक प्रोविजन देता है दैट गवर्नर ऑफ द स्टेट में विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की परमिशन लेके स्टेट का गवर्नर कैन ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज यूज फॉर एनी ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द स्टेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट। तो किसी हाई कोर्ट में आप इंग्लिश लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हो अगर वहां का गवर्नर ऐसा कहता है, पर गवर्नर को प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, ये दो प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट न्यूज आइटम इज ई ग्राम स्वराज पोर्टल। अब ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है देखते हैं, न्यूज में क्यों है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज ऑर्गेनाइज्ड अ मंथन। ठीक है, उन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ना एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी, उस कॉन्फ्रेंस का नाम था मंथन, चार्टिंग न्यू पाथ्स एंड इंडस्ट्री कंसल्टेशन ऑन ई ग्राम स्वराज 2.0। ठीक है, तो ये जो मंथन था, ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये किस लिए थी? ई ग्राम स्वराज का सेकंड वर्जन लॉन्च किया जा सके और बनाया जा सके। क्वेश्चन इज ई ग्राम स्वराज है क्या? ठीक है, सिंपल सी चीज है, जैसे अभी ESCR पोर्टल था ना, इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट, जिसमें ई गवर्नेंस को आप यूज कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट के लिए, वैसे ही पंचायतों में, म्यूनिसिपैलिटीज में, खासकर पंचायतों में ई गवर्नेंस को यूज किया जा सके, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को यूज किया जा सके ताकि पंचायतों की एफिशिएंसी बढ़ जाए। उसके लिए आपने बनाया ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो अब ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है, इसका मेन एम क्या है? टू ब्रिंग इन बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ ई गवर्नेंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। मेन एम है कि सारी पंचायत डिजिटल हो जाए थ्रू डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग एंड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग। तो जो भी पंचायत काम करेगी उनकी ऑनलाइन रिपोर्ट्स उन्हें डालनी पड़ेंगी, उन्हें जो भी फंड्स मिलेंगे वो ऑनलाइन ही अब मिलेंगे ताकि कोई धांधलेबाजी ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और उन्होंने कहां कहां खर्च करे उसकी भी रिपोर्ट्स उन्हें ऑनलाइन डालनी पड़ेगी। It will also assist in enhancing the credibility of panchayats, which would induce greater devolution of funds to PRIs. PRI stands for Panchayati Raj Institutions. It will help in establishing strong financial system by integrating. अच्छा, as far as पंचायत को पैसा कैसे अलॉट होगा, राइट? पहले क्या होता था, पंचायत को पैसा अलॉट होता था कैश में, ठीक है, या बैंक अकाउंट में। अब पंचायत उस कैश में धांधलेबाजी करती थी, उसका स्कोप था। अब क्या है, पैसा उन्हें ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू एलोकेट होगा और वो उसे जैसे यूज करेंगे वो भी अपडेट होता रहेगा ना। पंचायत के पास जो पैसा आ रहा है वो ऑनलाइन कैसे मैनेज होगा, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया था इन्होंने जिसका नाम था प्रिया सॉफ्ट। ठीक है, इससे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम आपने बनाया है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब सरकारी पैसा मैनेज कैसे हो। तो सरकारी पैसा मैनेज करने के लिए अब आपके पास ऑनलाइन तरीके हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है। तो पंचायती राज में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपने बनाया प्रिया सॉफ्ट। तो ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल में प्रिया सॉफ्ट इंटीग्रेटेड है, क्योंकि जो भी काम पंचायत कर रही है उसमें पैसा तो लगेगा, अब वो पैसे में धांधलेबाजी ना हो इसलिए उसे ऑनलाइन कर दिया प्रिया सॉफ्ट के जरिए। ऑलराइट,
प्रियासॉफ्ट की वो फुल फॉर्म है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज द ऑनलाइन पेमेंट मॉड्यूल वेयर बाय ग्राम पंचायत आर कैरिंग आउट ऑनलाइन पेमेंट्स टू वेंडर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स. The main objective of introducing such a module is to have a sound financial management system and panchayats leading to their greater credibility and image. धांधलेबाजी के एलिगेशन ना लगे ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ सके पंचायत की, इसके लिए आया है ये. ठीक है, और ये सब है पार्ट हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के. क्लियर? चलो, बेनिफिट्स इसके क्या होंगे ई ग्राम स्वराज पोर्टल के? टू सपोर्ट मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस विजन एट द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट. थर्ड टियर कौन सा होता है? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज का. यूजिंग टेक्नोलॉजी. लॉन्जेविटी मतलब लॉन्ग लाइफ ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वेलफेयर एट द ग्रास रूट्स लेवल by enhancing rural governance through the adoption of digital tools and technology. तो जो भी steps लेंगे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज फॉर सोसाइटी, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट, उनकी लॉन्ग लाइफ हो तभी होगा अगर एफिशिएंटली करोगे. और एफिशिएंटली कैसे करोगे? जब डिजिटल टूल्स यूज करोगे. ऑलराइट, टू ब्रिंग इन बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रेंथन द ई गवर्नेंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. ये तो मैंने बता ही दिया, यही मेन पर्पस है प्रियासॉफ्ट का भी, ई ग्राम स्वराज पोर्टल का भी. ई गवर्नेंस लेके आनी है पंचायत में. ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हैं. ऑलराइट, चलो अब है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ऑब्लिगेशन. अब वैसे तो टेक्निकली ये पॉलिटी का पार्ट नहीं है, थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो जाता है, पर फिर भी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन्वॉल्व थी, इसलिए हम इसे कवर कर लेते हैं. तो न्यूज में क्या था? The IB ministry on Monday clarified that the topics of national importance, ये इंपॉर्टेंट है, IB बताएगा कि नेशनल इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स कौन से हैं, and social relevance embedded in the programs broadcasted by private TV channels would qualify for their obligation under the guidelines for uplinking and downlinking of television channels in India 2022. देखो 2022 में ना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने प्राइवेट चैनल्स के लिए एक गाइडलाइन निकाली थी. उन गाइडलाइंस का नाम है अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ टेलीविजन चैनल्स. अब ये गाइडलाइंस आ गई, इन गाइडलाइंस के तहत टेलीविजन चैनल्स काम कर रहे थे. अब इन गाइडलाइंस के अंदर एक एडवाइजरी जारी करी है. ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं ये 2022 की गाइडलाइंस क्या है, और फिर हम बात करेंगे ये रीसेंट एडवाइजरी है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के कंटेंट की, वो क्या है. तो पहले बात करते हैं ये गाइडलाइन क्या है, अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग. तो देखो, अपलिंकिंग का मतलब क्या होता है? अपलिंक इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कम्युनिकेशन लाइन यूज्ड टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस टू सैटेलाइट्स. देखो, जितने भी टेलीविजन चैनल्स है ना, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं. अब ये जो टेलीविजन चैनल्स हैं, इनके जो प्रोग्राम्स हैं, ये पहले सैटेलाइट पे भेजे जाते हैं और सैटेलाइट के थ्रू ब्रॉडकास्ट होते हैं. नाउ आपके स्टेशन से सैटेलाइट तक टेलीविजन भेजा जाए, टेलीविजन प्रोग्राम, कोई भी आपका सीरियल वगैरह है वो भेजा जाए, उसके लिए आपको अपलिंक की जरूरत है. और किसी सैटेलाइट में वो टेलीविजन प्रोग्राम घूम रहा है, वो आपकी डिश में आ जाए और ताकि आप उसे देख सको, उसे डाउनलिंकिंग कहते हैं. तो ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट तक अपलिंक और सैटेलाइट से लेके नीचे टीवी तक डाउनलिंक. तो अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग इसे कहते हैं. अब सैटेलाइट्स के साथ दोनों अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग बनाना एक टीवी चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो ऑपरेट ही ना कर सके. ना ये जो 2022 की गाइडलाइंस आई थी ना, इसमें अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए जो गवर्नमेंट अप्रूवल्स चाहिए होते थे टेलीविजन चैनल्स को, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ईजी कर दिए, बहुत ईजी कर दिए, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हुआ. और अब और प्राइवेट चैनल्स आ सकेंगे क्योंकि अब उनके लिए अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग ईजी हो गया. The Union Cabinet had approved the 2022 guidelines to ease the issue of permissions to companies या limited liability companies registered in India for uplinking and downlinking of TV channels. तो अब easy कर दिया इनके लिए. Setting up of teleports and teleport hub, use of digital satellite news gathering, digital news gathering आप digital media use कर सको. Uplinking by Indian news agencies and temporary uplinking of live event. कोई live event आप satellite तक भेज सको, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, वो भी इजी कर दिया है. ठीक है, तो ये तो गाइडलाइंस थी आपकी. अब इन गाइडलाइंस में एडवाइजरी क्या जारी की है? फ्रेश न्यू एडवाइजरी. इट मैंडेट्स पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ऑफ नेशनल एंड सोशल इंपॉर्टेंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2023 फॉर प्राइवेट टीवी चैनल्स थ्रू वॉलंटरी कंप्लायंस एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन. तो अब इन्होंने बोला है कि देखो, अब हमने आपके लिए इजी कर दिया ना अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग,
अब जो भी कंटेंट हम बोलेंगे जो नेशनल और सोशल इंपॉर्टेंस के लिए है, उसे आपको दिखाना ही पड़ेगा अपने चैनलों पे, और रेगुलरली दिखाना पड़ेगा, और जितना हम बताएंगे उतना दिखाना पड़ेगा. The content need not be of 30 minutes at a stretch and shall be accounted for cumulatively on a monthly basis. अब वो जो कंटेंट है वो 30 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और वो जो कंटेंट है उसको आपने कम से कम एक महीने में 15 घंटे दिखाना है. एक महीने में 15 घंटे, रोज का आधा घंटा दिखा दो. The broadcasters have the liberty to modulate their content. For example, the topics of national importance and social relevance embedded in the programs broadcast by private TV channels would qualify for their obligation. ये अब इनकी obligation है. The broadcasters would be required to submit a monthly report on the broadcast सेवा portal on compliance. हर महीने उन्होंने इस एडवाइजरी का किस हिसाब से पालन करा उसकी रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी इस पोर्टल पे ऑनलाइन. The broadcasters will have to keep a record of the content telecast for 90 days. तो अब गवर्नमेंट बताएगी कि ये कंटेंट है, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, इसको चलाना पड़ेगा आपको. एग्जेम्पशंस भी दी हुई हैं. एनी कंटेंट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मिडनाइट टू 6 AM, रात के कंटेंट को हम नहीं क्वालिफाई करते इसमें. फॉरेन चैनल्स, डाउन लिंकिंग इन इंडिया, तो जो भी फॉरेन चैनल्स हैं, फॉरेन टीवी चैनल्स हैं, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है. चैनल्स ब्रॉडकास्टिंग मोर देन 12 आवर्स स्पोर्ट्स एंड डिवोशनल स्पिरिचुअल. अच्छा, जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं उसमें तो नेशनल और सोशल इंपॉर्टेंस का कुछ होता नहीं ना, तो जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं और ये जो धार्मिक चैनल्स हैं, आस्था, संस्कार वगैरह, उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है, तो वो एग्जेम्प्ट है. स्पोर्ट्स चैनल और ये धार्मिक चैनल्स. फॉरेन चैनल्स एग्जेम्प्ट हैं, और रात को 12 बजे से लेकर 6 बजे तक जो जो प्रोग्राम्स है वो टाइम स्लॉट एग्जेम्प्ट है. अब सरकार बताएगी कि कौन सा कंटेंट नेशनल और सोशल इंपॉर्टेंस के लिए होगा. सरकार ने बताया कि एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, वीकर सेक्शंस का कंटेंट, ये सब हम नेशनल और सोशल इंपॉर्टेंस का कंटेंट डेजिग्नेट कर देंगे. तो इन टाइप की चीजों को हम डेजिग्नेट कर देंगे, इन टाइप की चीजों को आपको बार बार दिखाना पड़ेगा. ठीक है, हाँ, ये एग्जेम्प्ट है लोग. मेक सेंस? बस इतना ही है. चलो, अब हम आ जाते हैं बड़ी सिंपल न्यूज आइटम पे, विच इज भारत पर्व डे या भारत पर्व 2023. अब क्या है, जब भी रिपब्लिक डे होगा ना, 2016 से ये प्रैक्टिस चल रही है कि इंडिया को और अच्छे नजरिए से दिखाया जाए. तो हर रिपब्लिक डे के बाद ना 6 दिन का ये फेस्टिवल होता है, इंडिया फेस्टिवल है, जिसे हम भारत पर्व कहते हैं, और ये 2016 से चल रहा है. हाँ, 2021 में क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो ये वर्चुअल कर दिया था, पर अब ये फेस्टिवल होता है. ठीक है, 2016 से स्टार्ट हुआ था. फिजिकल इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years. वर्चुअल हो गया था कोविड में. द इवेंट वुड हैव अ फूड फेस्टिवल, तो इंडिया का फूड प्रेजेंट होगा, फूड फेस्टिवल होगा, हैंडीक्राफ्ट मेला होगा, ट्राइबल डांस परफॉर्मेंस होगी. ये सारा इंडिया को दर्शाने का फेस्टिवल है, बस यही है. ठीक है, तो इसके बारे में जो जो न्यूज है, जो जो फैक्ट्स हैं, वो आप रटने वाले फैक्ट्स हैं, तो आप वो नोट्स में से देख लेना. आई वोंट स्पेंड टाइम इस लेक्चर में, ये आप पढ़ लेना नोट्स में से. हाँ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं हम भारत पर्व? वेल, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, आजादी की जो आजादी को सेलिब्रेट करने के लिए, टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक्सटेंशन ऑफ रिपब्लिक डे इवेंट्स, प्रमोटिंग इंडियाज फूड डाइवर्सिटी. ठीक है, प्रमोटिंग वोकल्स फॉर लोकल्स. इंडिया के जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, लोकल प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट जो हम बना रहे हैं, उसको और अच्छे से डिस्प्ले किया जा सके ताकि उसकी मार्केट बढ़े और हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर्स और ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके, बेच सके अपना सामान. वोकल फॉर लोकल. ऑलराइट, ठीक है. चलो, फिर इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है. नाउ लेक्चर के एंड में मैंने जैसे आपको शुरू में बोला था, एक तो मैं आपको आर्टिकल दूंगा जो आपने पढ़ना जरूर है. ठीक है, वो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सीरीज में आया था. Why does India celebrate Republic Day with a military parade? हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में एक मिलिट्री परेड क्यों होती है, मिलिट्री को क्यों डाला हुआ है? ये है, बहुत अच्छा आर्टिकल है. ठीक है, और मैंने बोला था क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस करेंगे हम, है ना. तो 2 MCQs इसी लेक्चर से रिलेटेड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उनके आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में देना है आपने. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The qualifications of the members of Finance Commission is determined by the President as she is the appointing authority in this case. The terms of reference of a particular Finance Commission are determined by the Parliament. Okay. It is mandatory for the government to implement the recommendations of the Finance Commission. ठीक है,
Which of the above statements is are incorrect करना है आपने. Incorrect, not correct. 1 and 2 only, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. All right. Question number 2. Consider the following statements. All proceedings in the Supreme Court and every High Court shall be in English until Parliament by law provides otherwise. Okay. High courts have the power to change their language of proceedings with the permission of the Supreme Court. Which of the above statements is are correct? Only 1, only 2, neither, both, neither. All right. And with that, we conclude today's lecture. Thank you so much for watching, guys. And I hope it added some value to your preparation. Baki, if you have any doubts, you're free to ask us those doubts. We'll be happy to entertain them all. हम तो चाहते हैं कि आप हमसे जितने maximum हो सके doubts पूछो. All right then. That's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.